नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है, जिससे हमारे न्यूज़ द हिंदू से पेपर से भी हैं, पीआईबी से भी हैं, पीटीआई से भी हैं और इंडियन एक्सप्रेस से भी हैं। और इस करंट अफेयर में आप प्रीलिम से संबंधित और मेन से संबंधित जो भी न्यूज हैं उनका हम समग्र रूप से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज हैं उनका हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है कि नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नासा की कौन सी टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। उसने जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह की नई इमेज क्या की है, कैप्चर की है, जहां पे क्या मिल रहे हैं, कलरफुल एरोरास मिल रहे हैं, रिंग मिल रही हैं और टू स्मॉल मून मिले हैं। कौन मिले हैं? एक का नाम है अमल्थिया, एक का नाम है एड्रस्टिया। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, ये आ सकता है हाल ही में शब्द चर्चा में थे, ये क्या है। तो आप ये दो नाम क्या रखोगे, याद रखोगे। ये यूपीएससी में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और हमेशा आप इस बात को देखोगे। तो नासा ने कौन कौन, सबसे पहले हम एक सोलर सिस्टम को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस न्यूज को पढ़ेंगे और जो जुपिटर है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण केवल न्यूज नहीं होती, उससे संबंधित जो बैकग्राउंड चल रहा होता है वो हमारे लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो नासा ने क्या किया, ये वाली इमेज क्या की है, कैप्चर की है। ठीक, ये क्या है, रिंग है, ये कैप्चर किया। ये क्या है, नॉर्थन अरोरास है, ये साउथर्न अरोरास है। ये देखो रिंग को कैप्चर किया है। ये दो क्या है, मून है, जो नए अभी क्या है नासा ने कैप्चर किए हैं। ठीक है, और सोलर सिस्टम ये तो हो गया हमारा बृहस्पति ग्रह। क्या हो गया, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है, सन हमारे सेंटर में है, पहले मरकरी आता है, फिर वीनस आता है, फिर अर्थ आता है हमारी पृथ्वी, फिर मार्स आता है और फिर जुपिटर आता है। अब एक बात ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा बेल्ट पाया जाता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है, जहां पे क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। जब आपका कभी कभी आप देखते हो कि हमारी पृथ्वी के पास ये वाला एस्ट्रॉयड गुजरा तो हमारी पृथ्वी को क्या था, हमारी पृथ्वी के लिए खतरा था। तो ये सब चीजें हम क्या न्यूज में देखते रहते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ से भी आती हैं, कुछ इससे आगे भी आती हैं। तो जुपिटर पाया जाता है, फिर उसके बाद शनि पाया जाता है, सैटर्न, फिर यूरेनस पाया जाता है, फिर नेपच्यून पाया जाता है। तो सबसे लास्ट कौन है, नेपच्यून पाया जाता है। और एक जो प्लेटो है, जो नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन इसकी डेफिनेशन के कारण ये नवा ग्रह नहीं है, क्योंकि ये किसी कक्षा को क्या करता है, काटता है। इसकी स्वतंत्र क्या है, एक ऑर्बिट नहीं है। और नेपच्यून के बाद कौन सा बेल्ट पाया जाता है, क्यूपिर बेल्ट पाया जाता है, ध्यान रखना। तो सीक्वेंस में आपसे पूछ सकता है, पहले एस्ट्रॉयड बेल्ट है, फिर उसके बाद क्या है, क्यूपिर बेल्ट है। तो यहाँ पे भी क्या पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। ये लगातार मतलब कि एक ऑर्बिट में चक्कर करते हैं और किसी एक मतलब कि आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, अंदर हो जाते हैं, इसलिए पृथ्वी के पास कुछ ऑर्बिट क्या हो जाते हैं, कुछ एस्ट्रॉयड क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। अब कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप किस मतलब कि जो हमारी टेलीस्कोप है उसकी जगह ली है। तो वो कौन सी है, हब्बल, हब्बल की जगह पे आया है। ये इंफ्रारेड तरंग आधारित क्या है, ऑब्जर्वेटरी है। इसका काम क्या है, डीप स्पेस को क्या करना, एक्सप्लोर करना। क्या करना, जो डीप स्पेस है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ये किन किन ने डिजाइन की है, नासा है और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है और कौन है, कनाडा। तो तीन ने मिलकर क्या की है, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, ऑब्जर्वेटरी डेवलप की है। और किसकी जगह पे है, हब्बल टेलीस्कोप की जगह पे इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, तो जुपिटर क्या है, हमारा फिफ्थ प्लेनेट है। कौन सा प्लेनेट है, हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट है। देखो ना, 1 2 3 4 5, कौन सा प्लेनेट है, फिफ्थ प्लेनेट है। और यहाँ पे रिंग पाई जाती है सेवरल, लेकिन शनि की तरह नहीं। जो सैटर्न है उस पर बहुत सारी रिंग पाई जाती है। देखो इस पे क्या है, अलग मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी रिंग पाई जाती है, यहाँ पे भी पाई जाती है, इस टाइप से दिख रही है आपको, पाई जाती है, लेकिन
शनि की तरह नहीं पाई जाती हैं, जो बहुत हल्की होती हैं। और शॉर्टेस्ट डे होता है जो केवल क्या होता है, 10 आवर का होता है। जुपिटर के पास 79 मून है और शनि के पास कितने मून हैं, 82। तो सबसे ज्यादा मून किसके पास है, शनि के पास। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। और जो लार्जेस्ट 4 मून हैं जुपिटर के, वो कौन से हैं, लो है, यूरोपा है, गैनीमेड है और कैलेस्टियो है। तो ये चारों शब्द क्या रखना, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो क्या है, हाल ही शब्द चर्चा में रहे हैं, ठीक है। और एक हमारा ग्रेट रेड स्पॉट भी पाया जाता है जिसको बिग स्टॉर्म बोलते हैं, कहाँ पे, जुपिटर पे। ये आप देख रहे होगे इस टाइप से, ठीक। तो ये आप देखना। और अरोरास पाए जाते हैं जो नॉर्थ में भी पाए जाते हैं और कहाँ, दक्षिण में भी पाए जाते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि हमारे पृथ्वी पे अरोरा कैसे, मतलब कहाँ पाए जाते हैं, और वो ये जो फेनोमिना है वो क्यों होता है, फिर बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। तो ये वाली पिछली वाली न्यूज थी हमारी, हॉलिस्टिकली कवर हो गई है। अगर बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है तो हम पूरी तरह से सक्षम है उसको करने में, ठीक है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेनामी ट्रांजैक्शन अधिनियम 1988 या फिर 2021 है, क्या 1988 से 2021 कर देना यहाँ पे, और इसके कुछ जो प्रावधान है उसको क्या किया है, मतलब कि स्ट्राइक डाउन किया है, मतलब कि असंवैधानिक बताया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, 2021 में, सॉरी 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। बोला गया था कि आपको भूतपूर्व रूप से अगर आपने बेनामी संपत्ति खरीदी है या आपने उसका स्थानांतरण किया है, ट्रांजैक्शन किया है, तो उस पे ये वाला कानून लागू होता है, ठीक है। लेकिन हमारे संविधान का अनुच्छेद 20, कौन सा बेटा, अनुच्छेद 20 का पार्ट 1 क्या कहता है कि कोई भी मतलब कि आपराधिक संबंधित कृत्य वो भूतकालिक रूप से आप इसको रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं करते, मतलब एक संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 1988 एक्ट का सेक्शन 302 को क्या बता दे दिया है, असंवैधानिक बता दिया है, ठीक है। और सेक्शन 5 को आप भूतपूर्व रूप से लागू कर रहे थे तो वो भी क्या है, असंवैधानिक है, मतलब कि आप उसको भूतपूर्व रूप से लागू नहीं कर सकते, ठीक है। और एक बात और कही है, क्या कही है, कि आप बेनामी ट्रांजैक्शन को रिकवर, अगर प्रॉपर्टी को रिकवर करते हैं तो वो भी क्या कर दिया उन्होंने, उसको रोक लगा दी है, ठीक। तो ये इनफेक्टिव, इतनी सारी बातें हो गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बेनामी क्या है, बेनामी संपत्ति क्या होती है। आप लोगों ने कई बार मतलब कि न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कोई चौकीदार के पास इतनी प्रॉपर्टी मिली है, जबकि उसको पता भी नहीं होता कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी होती है। जब भी उसके पास इतनी प्रॉपर्टी हो जाती है, मतलब कि किसी और ने अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के नाम पे कर दिया और उसको पता भी, मतलब कि उसको पता नहीं था, तो इसको क्या बेनामी प्रॉपर्टी बोल देते हैं। मतलब कि उस व्यक्ति तक को नहीं पता था कि हमारे नाम प्रॉपर्टी है। तो इससे क्या क्या प्रभाव होते हैं, अगर आप बेनामी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं तो ब्लैक मार्केट को बढ़ावा मिलता है, पॉलिटिकल सोशल क्राइसिस पैदा होते हैं, मतलब काला धन आप किसी राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दोगे तो धन और बल, चुनाव में क्या होता है, धन और बल का इस्तेमाल होता है। और मनी की सीलिंग कर देते हैं, माने सरकार को जो टैक्स आप देना चाह रहे थे, अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन ना करते तो सरकार को क्या देते, टैक्स देते, सरकार का राजस्व बढ़ता, और सरकार राजस्व बढ़ता तो सरकार सामाजिक या लोक कल्याण में उस धन का उपयोग कर पाती। लेकिन आपने संपत्ति को क्या किया, छुपा लिया, गुमनाम कर दिया, और गुमनाम कर दिया तो जो लोक कल्याण की भावना थी सरकार के अंदर, वो क्या होगी, वो भी गुमनाम हो गई, ठीक है। और रियल एस्टेट के दाम बेनामी संपत्ति से क्या होते हैं, अभूतपूर्व रूप से बढ़ते हैं। तो आम लोगों के लिए जो प्रॉपर्टी लेना है वो आसान नहीं रहता, ठीक है। और महंगाई बढ़ती है बेनामी संपत्ति से।
तो ये सारे कार्य होते हैं, मतलब राज्य को कुल मिलाकर क्या होता है बेटा, नुकसान होता है। राज्य को क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। अगर राज्य को नुकसान होगा तो राज्य संबंधी आम जनता, जो आम नागरिक है, जिसको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, वो उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी। समाज में क्या उत्पन्न होगी, असमानता उत्पन्न होगी। समाज में क्या उत्पन्न होगी, गरीबी उत्पन्न होगी। समाज में क्या उत्पन्न होगी, भुखमरी उत्पन्न होगी। समाज में क्या उत्पन्न होगी, सामाजिक अलगाव उत्पन्न होगा। समाज में क्या उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। समाज में क्या उत्पन्न होगा, समाज में एक दूसरे के प्रति मतलब द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, मतलब इससे बहुत बड़े प्रभाव हो सकते हैं। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 302 स्ट्राइक डाउन किया है और सेक्शन 5 क्या किया है, स्ट्राइक डाउन किया है। तो ये सब बातें आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताना है तीनों जजों के नाम क्या है। ठीक, और एक बात और बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आधारभूत मतलब कि मौलिक अवसंरचना का, आधारभूत अवसंरचना का सिद्धांत दिया था, वो किस केस में दिया था। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक, अब बात करते हैं, कुछ एक्सपर्ट ने बोला है कि आपको 10 मिलियन, अगर आप 10 मिलियन अप्रेंटिस 10 साल में करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान करने में क्या होंगे, सक्षम हो पाएंगे। वहां पे बेरोजगार में क्या लगेगी, लगान लगेगी। तो ये सरकार ने बोला है, मतलब कि एक एक्सपर्ट ने बोला है। तो अप्रेंटिस क्या है कि एक स्किल ट्रेनिंग है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, मान लो आपने बीटेक कर लिया और बीटेक के आपको लास्ट सेम में आपको एक इंटर्नशिप मिली, अप्रेंटिस मिली, तो आप किसी कंपनी में जाके क्या कर रहे हो, वहां पे एक 6 महीने का कोर्स किया आपने, अप्रेंटिस की। तो इससे आपका क्या होता है, एक थ्योरी के बाद आप क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। क्या करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। तो इससे आपकी अप्रेंटिस बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आप रोजगार के योग्य बनते हो, आप स्टार्टअप ओपन कर सकते हो, आप लोगों को क्या कर सकते हो, रोजगार दे सकते हो। ठीक है, तो यही बातें की हैं। इनने बोला है कि आप इस जो अप्रेंटिस संबंधित जो भी आर्किटेक्चर है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, तो उस पे इसमें स्ट्रीमलाइन, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसको आसान बनाओ, इसको सरल बनाओ। और अप्रेंटिस के लिए आप वेलफेयर प्रोग्राम चलाओ, उसको कुछ मतलब कि भुगतान दो ताकि उनका लगाव लगे। और यूनिवर्सिटी में एक इफेक्टिव पेडागोजी का विकास करो। पेडागोजी मतलब टेक्निक होती है, हम कैसे पढ़ाएं, कैसे किसी काम को करें। तो एक पेडागोजी मतलब रूल, एक मेथड, तो उसको बोलते हैं पेडागोजी। उसका स्पष्ट पेडागोजी का विकास करो। और आप 10 साल में 10 मिलियन अप्रेंटिस का क्या करो, निर्माण करो, ताकि आपकी जो 3.3% जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी समस्या का निदान होगा। और एमएसएमई 2.5 मिलियन क्या कर सकता है, अप्रेंटिस का निर्माण कर सकता है। लेकिन समस्या ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक 339 में से केवल 150 अप्रेंटिस में इंगेज हैं, जो 50% से भी कम है। जबकि यूनिवर्सिटी का काम ये है कि आप अनुसंधान को बढ़ावा दो, स्किल को बढ़ावा दो, स्टार्टअप को बढ़ावा दो, लेकिन ये सब नहीं है। यूनिवर्सिटी में हम क्या देखते हैं आजकल, राजनीति देखते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या देखते हैं हम, दंगे देखते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या देखते हैं हम, देखते हैं। सब यूनिवर्सिटी में नहीं, कुछ यूनिवर्सिटियां महत्वपूर्ण बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां, अधिकांश में मन की पढ़ाई लिखाई से कोई काम नहीं है। आप क्या देखो, राजनीति और स्किल का तो नामो निशान ही नहीं है। तो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं अप्रेंटिस में। क्या लिए कि सरकार ने स्कीम चलाई है, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो आप मेंस में इनको क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। एक स्कीम पढ़ते हैं सरकार की, कौन सी, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम। इसने 50 लाख को क्या की, ट्रेनिंग प्रोवाइड की। और
10,000 अप्रूव की, क्या मोर क्रिएट 10,000 करोड़ अप्रूव मोर जॉब की क्रिएट की। इसका उद्देश्य ये है कि आप क्या करो, उनको ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ करना है, ह्यूज स्किल प्रदान करना है, बिगेस्ट मॉनेटरी सपोर्ट देना है और 25% स्टाइपेंड देना है, ठीक है। और 7,500 पर अप्रेंटिस भी इसको एकेडमिक ट्रेनिंग के द्वारा उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप इस योजना को ध्यान रखना, स्किल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ही रिपोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आपने मैटरनिटी टर्मिनेशन प्रोटोकॉल रूल, तो मतलब कि प्रोविडेशन मतलब कि मैटरनिटी प्रोविडेशन मतलब कि मैटरनिटी संबंधी जो मातृत्व जो गर्भाधान संबंधी जो रूल मतलब कि अधिनियम है 2021 में भी संशोधन हुआ था, मूल रूप से 1971 का है। तो 2021 में भी इसमें संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, 20 से बढ़ाकर मैरिड के लिए, मैरिड वुमेन के लिए अब वीक की कितनी संख्या कर दी थी, 24 वीक कर दिया था। लेकिन अगर आपको 24 वीक तक आपको अबॉर्शन कराना है तो एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, और 20 से 24 तक कराना है तो कितने डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। और ये सीवियर कंडीशन में, चाहे वो सीवियर रेप से संबंधित हो, माइनर से संबंधित हो, उन पे भी क्या होता था, लागू होता था। लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। क्या सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप। इनके लिए इनने कहा अगर कोई महिला या लिव इन रिलेशनशिप में रहती तो उसके लिए 20 वीक तक ही आप क्या करवा सकते हो, अबॉर्शन करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, 20 वीक तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो सरासर गलत है, आप महिलाओं के लिए भेदभाव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। आप कुछ महिलाओं के लिए अलग 24 वीक का रूल है, कुछ के लिए 20। तो ये तो लीगल मतलब कि कानून के समझ समानता का क्या है, उल्लंघन है, आर्टिकल 20 मतलब कि 14, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपोज किया है, ये गलत है, ठीक। तो हमारे देश में क्या क्या कानून है, हमारे देश में कानून ये है कि सेक्शन 312 इंडियन पीनल कोड 1860, अगर किसी महिला की मान लो जान खतरे में है, उसको उस शिशु से मतलब कि भारी नुकसान हो सकता है, उसकी जान जा सकती, तो आप अबॉर्शन करा सकते हो। अन्यथा आप अबॉर्शन आपने कराया तो क्रिमिनल मतलब कि क्रिमिनल अपराध होता है, ऑफेंस होता है। 1973 के एमटीपी एक्ट ने लिबरलाइज किया, ठीक है, प्रोटेक्शन की मन की जो भी डॉक्टर था उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। पहले 20 तक था, अब 1921 में कितना कर दिया, 24 कर दिया। 20 तक एक डॉक्टर और 20 से 24 तक 2 डॉक्टर, और उसके बाद अगर कराना है तो मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता, ठीक है। तो ये रूल था, इससे संबंधित क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ भी चुका है, तो आप इसको ध्यान रखना। इस बिल को पढ़ लेते हैं जो 2021 में पेश किया गया था, अब तो एक्ट बन चुका है। इसमें क्या कर दिया, 20 से 24 तक क्या कर दिया है, स्पेशल कैटेगरी वुमेन के लिए आप क्या कर सकते हो, अबॉर्शन करा सकते हो। यहाँ पे एक्ट वही बताया कि एक डॉक्टर के लिए 20 से नीचे और 2 डॉक्टर, अगर 20 से 24 के बीच में कराना है तो 2 डॉक्टर की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर ये गेस्टेशन लिमिट अगर ऊपर चली जाए, मतलब गेस्टेशन मतलब 24 वीक की लिमिट अगर क्रॉस कर जाए कोई महिला और उसको अगर जान को खतरा हो, तो वो मेडिकल बोर्ड की हेल्प की सहायता से ये अबॉर्शन वो करा सकती है। और एक बात और, किसी महिला ने अगर अबॉर्शन करा है तो उसका नाम और जो उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है, आप उसको रिवील नहीं करेंगे, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। हाल ही में क्या हुआ है, भारत और इजिप्ट को 75 साल पूरे हो गए हैं। जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे उसको कितने साल हो गए हैं, 75 ईयर। भारत और इजिप्ट के जो रिलेशन है 18 अगस्त 1947 से इस्टेब्लिश हुए थे। इनने कुछ काम किया है कि जो नाटो आंदोलन है उसका साथ में गठन किया था, जिसमें नेहरू, टीटू, कौन कौन थे, कब स्थापना हुई थी, आप कमेंट करके बताना।
और फ्रेंडशिप ट्रीटी 1955 में स्टैब्लिश की, और इंडिया इजिप्ट जॉइंट कमीशन 1983 में इजिप्ट किया। तो अगर मेंस में टॉपिक आता है तो आप इसको कुछ मतलब कि जो क्या क्या कार्य किए हैं वो आप देख सकते हो। और हिस्ट्री में 7.26 बिलियन का ट्रेड है यूएस डॉलर का, जो कि हाँ रिकॉर्ड है, लेकिन हालांकि कम है, लेकिन अब तक का सबसे ज्यादा है। 2006 में जॉइंट 2006 में मतलब कि इनने जीडीसी स्टार्ट की, और डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज, तो अब ध्यान रखना, डेजर्ट वॉरियर किसके साथ होती है? इजिप्ट के साथ। इंडियन नेवी शिप टाकिंग मतलब कॉल पोर्ट का मतलब पोर्ट कॉल निर्माण किया, जिसको इजिप्ट को मतलब कि पोर्ट से संबंधित हम फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी अगर शिप आता है तो यहाँ पे रुक के सारी फैसिलिटी का वहाँ पे उपयोग करता है, मिलिट्री को छोड़कर, मिलिट्री फैसिलिटी को छोड़कर। तो ये तो न्यूज थी, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम उसकी लोकेशन देखें। तो आपको ये इजिप्ट दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ से अधिकांश यूपीएससी क्वेश्चन पूछती मेरिट। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, अगर आपको 4-5 बार इनको देख लोगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व। हाल ही में चर्चा में था क्योंकि एक जो शिप है यहाँ पे फंस गया था कैनाल में, तो पूरा जो ट्रैफिक हो गया था तो यहाँ से आना जाना बाधित था। तो ये मेडिटेरेनियन भूमध्य सागर है, ठीक, ये इजिप्ट है, ये कैनाल है, ठीक, और ये रेड सी है, ये सुएज नहर का कैनाल है, ठीक है, ये तुर्की है, ये अजेजियन सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, ये वास्फोरस है, ये डार्जलीज है, ये ब्लैक सी है, इधर ये जॉर्जिया है। तुर्की, तुर्की देखो ब्लैक सी से भी लगता है, मेडिटेरियन से भी लगता है। अब देखो कौन कौन से दो देश लगते हैं मेडिटेरियन से, एक तुर्की लगता है, सीरिया भी लगता है, लेबनान भी लगता है, इजराइल भी लगता है, और इधर गाजा पट्टी है तो वो भी लगता है। मतलब गाजा पट्टी इजराइल में विवाद रहता है, ये इधर फिलिपीन से इधर विवाद रहता है। पहले फिलिपीन से पूरा हुआ करता था, लेकिन इजराइल ने इसको बहुत छोटा कर दिया इतना। देखो इधर जॉर्डन है, इधर सी ऑफ गिलिगलीज है, ठीक है। तो ये सब लोकेशन आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। इधर और भी कंट्री हैं तो वो सब, और इधर ब्लैक सी है, ठीक है, और इधर यूक्रेन है। तो ये वॉस्फोरस स्टेट है, डार्जिलिंग स्टेट है, सी ऑफ मरमरा बोलते हैं इसको। तो ये सब चीजें क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये न्यूज में भी इसलिए एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये हम देख लिया। अब आपने घटना सुनी होगी कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से कहां गई, पाकिस्तान में चलेगी, बहुत पहले की न्यूज है, ठीक है। तो पाकिस्तान वालों ने कहा कि जांच करवाओ इसकी कि कैसे चली गई। तो इसकी जो कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था जांच के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके 3 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर क्या कर दिए हैं, सस्पेंड कर दिए हैं। तो ये तो केवल न्यूज हो गई। हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल संयुक्त प्रयास है किसका, डीआरडीओ और रसिया का। ये ब्रह्मपुत्र जो भारत की नदी है, और मास्कोवा जो कहाँ की है, रूस की, तो इन दोनों के नाम को मिलाकर ब्रह्मपुत्र नाम रखा गया। तो यहाँ से ब्रह्म, यहाँ से फिर ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मोस, तो यहाँ से ब्रह्म, यहाँ से मोस, ठीक है। इसकी ओरिजिनली जो रेंज थी 290 किलोमीटर थी, एज पर द MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। लेकिन भारत क्या हुआ, 2016 में इसका अध्यक्ष बन गया, मतलब कि अध्यक्ष नहीं सॉरी सदस्य बन गया। तो अब इसकी रेंज क्या हो गई है, 350 से 450 तक हम इसकी रेंज कर सकते हैं, मतलब रेंज हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बेसिक जानकारी थी। अब टेक्निकल देखो, मैक्सिमम रेंज 400 प्लस किलोमीटर तक है, वेलोसिटी 2.8 है। अगर वेलोसिटी अगर 1 मैक से ज्यादा होती है तो इसको सुपरसोनिक बोलते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल है। और हाल ही में ऐसी न्यूज भी थी कि भारत अपनी ब्रह्मोस को वियतनाम तक मतलब कि एक्सपोर्ट करने की सोच रहा है, तो चाइना ने क्या उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक। तो ये सब बातें हैं, आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना। वैसे मैंने सब कुछ बता दिया है, और इतनी ही आवश्यकता थी। ये ईयर से भी हो सकता है,
इसका लॉन्च और किसी सी से भी हो सकता है, ठीक है, और जमीन से तो हो ही सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। और ये जो इसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, मतलब क्रूज मिसाइल, मान लो एक मिसाइल है तो ये ऐसे जाती है, ऐसे, समझ गए। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अपना ऐसे जाती है, तो इसको ट्रैक करना, मान लो कोई रडार लगा है तो इसको ट्रैक करने में आसानी होती है। जबकि जो ये वाली मिसाइल है इसको ट्रैक करने में आसानी नहीं होती, ट्रैक आसानी से नहीं हो पाती, तभी तो पाकिस्तान में चली गई, ट्रैक नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये क्रूज मिसाइल है, और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में हम आसानी से हमने दिख दी, एक पाथ पे जाती है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ये क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। अभी हाल ही में इंडिया ने एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी स्पीड 1 से 1.6 मैक तक है, मतलब सुपरसोनिक नहीं होगी। और रेंज क्या है, 100 मतलब कि 150 से 500 किलोमीटर तक। इसको डेवलप किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। तो आप इसको ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ा, ये हमारी जो अस्त्र मिसाइल है उसके आधार पर ये डेवलप है, जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एक्टिव रडार, पता मतलब कि आंख से दूर, मतलब आप देख भी नहीं पाओगे, वहां तक जा सकती है, ठीक है। और बस इतना ध्यान रखना, इसकी रेंज है 40 से 50 किलोमीटर और एल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक है। और 21 मिसाइल पे बेस है, अस्त्र मिसाइल पे। तो इसको अब ध्यान रखना, जो क्या है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। क्या है, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस नहीं, एयर टू एयर मिसाइल है। तो आप इसको ध्यान रखना, ये आपको दिख रही कल की न्यूज। चलो, अब हाल ही में एक सिंज प्रोडक्ट है, मतलब कि स्पेक्ट्रोग्राफी इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेबुलर गैस प्रोजेक्ट। ये इंडिया चाइना के मध्य पहला एक प्रोजेक्ट है। तो ये क्या करेगा, चाइना का जो तियांगो जो स्पेस स्टेशन है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें सहायता करेगा। ये यहाँ रसिया लिखा है तो इसको थोड़ा सा कट देना, तो सहायता करेगा, ध्यान रखना। तो ये आप तियांगो ध्यान रखना, और एक प्रोजेक्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब हाल ही में एक न्यूज थी कि यूरोप में सूखा पड़ गया, और सूखा पड़ गया तो नदी का पानी इतना कम हो गया है, तो ये क्या हो गए, ये देख पत्थर दिखने लगे। तो इन पत्थर को बोलते हैं हंगर स्टोन। क्या बोलते हैं, हंगर स्टोन। तो हंगर स्टोन अगर शब्द आता है तो क्या है, ये हाइड्रोलॉजिकल मार्कर है सेंट्रल यूरोप में, जो इन पे कुछ डेटा स्क्रिप्टेड फॉर्म में लिखा रहता है, तो ये बाहर दिखने लगे हैं। तो इसका मतलब है जो राइन, पो, लोअर और डेन्यू जो रिवर है, उनमें पानी का स्तर कम हो गया है, और इतना कम हो गया है कि मिडिल मिडिल साइज की जो बोट हैं, उनको भी वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो भी वहां पे चल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो 500 साल के इतिहास में क्या पड़ गया है, सूखा। तो आपने एक शब्द महत्वपूर्ण है, हंगर स्टोन, ठीक है, सूखा मुखा। तो सूखा क्यों पड़ा, सूखा इसलिए पड़ा कि वहां पे क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है, हीट स्ट्रीम ज्यादा आती है। हाल ही के समय घटनाएं देखेंगे, वहां पे हीट स्ट्रीम से लोग मर रहे हैं, ठीक है। एक कमेंट करके आप बताना है कौन सी नदी का सीन है, ठीक है। और आप ये बताना कि डेन्यू नदी कौन से सागर में जाके गिरती है, ठीक है, और कितने देशों से होकर निकलती है, तो ये ध्यान रखना। अब टाइप ऑफ सूखा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक होता है मेट्रोलॉजिकल सूखा, मौसम संबंधी, मतलब कि रेनफॉल जो वर्षा की जितनी आवश्यकता थी उससे कम रेन हुई, कम बारिश हुई, तो उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल, में मौसम आधारित सूखा। एक होता है हाइड्रोलॉजिकल, मतलब पानी की जितनी आवश्यकता है उससे हम कम सप्लाई कर पा रहे हैं। जैसे आपने चेन्नई में देखा होगा, महाराष्ट्र के आपने कुछ रीजन में देखा होगा, वहां पे पानी ट्रेन चल रही है, वाटर ट्रेन चल रही है। एक होता है एग्रीकल्चर, पानी की इतनी कमी हो गई है कि वहां से एग्रीकल्चर का जो उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, प्रभावित हो रहा है, जैसे राजस्थान में, ठीक है। तो इन यूरोप में इन तीनों प्रकार के सूखे देखे आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। अच्छा, इससे इससे इंपैक्ट क्या क्या होगा अगर यूरोप में सूखा पड़ गया तो
यूरोप में जो ट्रांसपोर्ट को महत्व वो परिवहन मतलब कि जल परिवहन से दिया जाता है, तो उससे सफर होगा, तो इससे सफर होगा तो कास्केडिंग इफेक्ट के तो वहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। और पावर जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आएगी। तो आप क्या करोगे, कोयले से पावर प्रोडक्शन की आवश्यकता को पूर्ति करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी तो सूखा और बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो जो खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता है वो भी कमी होंगी, मतलब महंगाई बढ़ सकती है, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध नहीं हो सकता, और भी बहुत सारी समस्याएं वहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। और तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग को आज की बहुत मानव सभ्यता के लिए खतरा मानते हुए क्या है ही खतरा, तो इसको टैकल करने के लिए वैश्विक प्रयास करने होंगे। और भारत का जो मंत्र है, मतलब कि प्रगति को संरक्षण, जो आदि अनादि काल से चला आ रहा है, उसको अपनाना होगा। तभी हम इस ग्लोबल वार्मिंग को महत्व को हम समझ पाएंगे। अन्यथा आज हम एक विश्व में या मतलब कि विश्व में हम अपनी पृथ्वी को ढूंढते रह जाएंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता में आज हम रिसर्च कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे आज हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी पे हम ना पहुंच पाए, कोई ना रहे। हाल ही में एक तस्वीर भी वायरल हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से, कि अगर पृथ्वी आखिरी संकट हो तो उस व्यक्ति कैसा दिखेगा, तो बहुत भयानक थी उस तस्वीर। तो आप उसको, शायद ऐसा ना हो, अगर हम इसी तरह उसका संसाधनों का दोहन करते रहे, प्रकृति का संरक्षण हमने नहीं किया, तो वो दिन दूर रही कि हम देश में रह पाएंगे, पृथ्वी हमारे लिए ना रहे। ठीक है। अब साइंटिफिक लिटरेसी क्या है, कि साइंस टेक को बढ़ावा दिया जाए। पॉलिटिशियन में साइंटिफिक लिटरेसी की कमी है, राइटर नहीं है, आर्टिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है, और अदर सेलिब्रिटी। इन साइंटिफिक लिटरेसी की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम लार्जली इग्नोर कर रहे हैं। और इसका प्रभाव ये होगा कि हम भारत की अर्थव्यवस्था को क्या सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, सामाजिक सुधार नहीं कर पाएंगे, रूढ़ियों को दूर नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी दिक्कतें होंगी। अगर आपने देखा होगा, पॉलिटिशियन पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे अर्थ इकोनॉमिक सर्वे मतलब कि अर्थव्यवस्था क्या हो, बूस्ट हो। मिडिल क्लास और इंक्रीजिंग मतलब कि मिडिल क्लास की इनकम बढ़े, तो वो क्या करें, मतलब कि साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा दें। ठीक है। आपने देखा होगा आजकल लोग कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं, एडमिशन तो ले लिया लेकिन पढ़ना लिखना है नहीं। हम आईटी में अच्छे हब हैं हम, तो एक्सपोर्ट करते हैं। फार्मा में हम है, फास्ट ग्रोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सेगमेंट में। अगर इसको और बढ़ावा देते हैं तो ये सब चीजें और बढ़ेंगी। हम वर्तमान की जो नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी हो, 5G हो, 6G हो, इसमें भी अपना योगदान दे पाएंगे अगर साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा देते हैं। अच्छी पॉलिसी का निर्माण कर पाएंगे, जिससे क्या हो, लोक कल्याण की भावना में समावेशीकरण हो, अर्थव्यवस्था की गति में सभी लोगों का क्या हो, समामेलन हो। तो लोग क्या हो, पॉलिसी पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए। प्रशासक ऐसे हो जो पॉलिसी का निर्माण अच्छे से कर सकें। और प्राइवेट एक्टिविटी भी देश में बढ़ेंगी। तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक लिटरेसी। तो आवश्यकता यह है कि हमको साइंटिफिक लिटरेसी को बढ़ावा देना चाहिए। तो मेंस की दृष्टि से एजुकेशन का पॉइंट आए तो आप इसमें इस पॉइंट को कोट कर सकते हो। अब हाल ही में शब्द यह है कि एक्यू एक कल्चरेशन, मतलब कि एक कल्चरेशन शब्द चर्चा में था। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द ये है कि हम मान लो, हम ज्यादातर भारतीय लोग ये सोचते हैं कि पश्चिम का जो संस्कृति है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, तो ज्यादातर पश्चिम की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं, भले ही वो उसकी मातृभाषा हिंदी हो, हिंदी में कंफर्ट हो, उसको रटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसको कंफर्ट कपड़े की जगह उसको जीन्स पहनाने की कोशिश करते हैं।
क्यों? हमको वेस्टर्न कल्चर पसंद है। तो अगर कोई व्यक्ति, समुदाय, समाज, कोई देश या राज्य किसी दूसरे देश, राज्य, व्यक्ति और समाज की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि वो अच्छी है, तो वो क्या होता है? एक कल्चरेशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अब दो शब्द हैं, एक होता है एक्कल्चरेशन, एक होता है इनकल्चरेशन। तो जो बच्चा अपने माता पिता से, परिवार से, समाज में जो कुछ नैतिक कर्तव्य सीखता है, मान नैतिक सिद्धांत सीखता है, जो शिक्षाएं वो लेता है, अपने स्कूल से लेता होगा, समाज से लेता होगा, परिवार से लेता होगा। बच्चे का जो प्राथमिक जो शिक्षक होता है उसका परिवार होता है, स्पेशली उसकी माँ होती है। तो जो उसके संस्कृति का निर्माण उसके समाज में, उसके परिवार में होता है, उसको बोलते हैं इनकल्चरेशन। क्या बोलते हैं? इनकल्चरेशन। तो दो शब्द महत्वपूर्ण है। इतना ही आता तो आपको कभी कभी आपको एथिक्स के पेपर में इन शब्द का यूज करना पड़े तो वहां पे इन शब्द का यूज कर सकते हो, स्पेशली इसका। हाल ही में एक अन्ना मानी चर्चा में थी। इनको गूगल डूडल ने इनको सम्मानित किया है। ये क्या है? एक मेट्रोलॉजिस्ट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन में डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी इंडियन में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, और एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर भी थी। तो आप इसमें अन्ना मनी कौन है, तो आप लिखना प्रोफेसर है, मनी साइंटिस्ट है। तो आप इसमें ध्यान देख सकते हो। अब यूनियन गवर्नमेंट, इससे पहले ईरान ने बोला था कि आप चाबार पोर्ट का विकास नहीं करोगे। चाबार पोर्ट मतलब ये देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चाबार है, ये पाकिस्तान को ग्वादर है जिसको चाइना डेवलप कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से 70 या 100 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, पास में ही है। ईरान ने बोला था कि आप इसको डेवलप नहीं करोगे, हम ही इसको डेवलप कर लेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको रिवाइव किया है, ईरान चाबार पोर्ट को, ताकि वो अफगानिस्तान, यूरोप, रशिया, सेंट्रल एशिया तक क्या कर सके? ट्रेड कर सके। देखो, अगर यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं तो वहां से एक रेल लाइन बिछ रही है अफगानिस्तान को, इसको जयदांग बोलते हैं। लोकेशन आप ध्यान रखना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जारांज बोलते हैं, काबुल है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से INST जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से डेवलप हो रहा है, तो रूस तक जा सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे घूमने की अपेक्षा हम कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, समय भी बचेगा और राजस्व भी बचेगा, और शीघ्र भी यहाँ पे पहुंच पाएंगे। अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करके हम यहाँ से कांडला पोर्ट से हम कहाँ पहुंच पाएंगे? यहाँ पहुंच पाएंगे। और अगर हम अफगानिस्तान पहुंच गए तो वहां से, यहाँ से होते हुए यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच पाएंगे। INST मतलब कि जो कॉरिडोर बनना है उससे, ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो क्या करेगा? सी रेल और रोड प्रोजेक्ट है। ये कहाँ? इंडिया, रसिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक जुड़ेगा। अगर ऐसा हो पाता है तो हमें कई बेनिफिट होंगे। क्या क्या बेनिफिट होंगे? इंपोर्ट आयरन का कर सकेंगे, शुगर का कर सकेंगे, राइस का कर सकेंगे, और इससे कॉस्ट ऑफ जो हम ऑयल करते हैं जो वहां से, तो उसकी कॉस्ट भी क्या होगी? कम होगी। तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम दाम भी क्या होंगे? कम होंगे। और जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका हम लाभ उठाकर यहाँ पे अपना सामान पहुंचा जा सकते हैं। तो ये भारत का क्या हुआ? एक्सपोर्ट ही बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट माने भुगतान संतुलन हम कम कर पाएंगे, जो घाटा है। ठीक, तो ये सारी बातें हम कर सकते हैं। अब हाल ही में एक विजिंजम जो पोर्ट है केरला में, वो चर्चा में था। वहां पे लोगों ने अडानी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ, जो ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर मल्टीपर्पज जो सी पोर्ट है, उसमें लोगों का विरोध किया। उनने कहा कि जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम में, उनने कहा कि आपने पर्यावरण का संरक्षण अध्ययन सही से नहीं किया है, इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण का क्षरण हो रहा है। ठीक, और जो यहाँ पे फिशरमैन है उनको लॉस होगा, तो उनकी फैमिली का आपने पुनर्वास भी सही से नहीं किया है, और सी इरोजन हो रहा है। तो लोग जो मछली पालन है वो समस्याएं पैदा नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले हम ये वाला पोर्ट देखते हैं, ये वाला पोर्ट यहाँ पे है, ये भारत है, उसका पार्ट एक केरला है, ये वाला पोर्ट है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हाँ, यहाँ से मतलब कि अटलांटिक सागर से होते हुए भूमध्य सागर, सुएज कैनाल, रेड सी से होते हुए यहाँ से ये बीच में पड़ता है। तो यहाँ से कोई शिप आता है तो यहाँ जरूर रुकता है।
तो यहाँ से जाके यहाँ से, तो यहाँ पे इसका डेवलप होना बहुत आवश्यक है। लेकिन लोगों ने क्या किया है, इसका विरोध किया है कि आप पर्यावरण संरक्षण को लेकर, फिशरमैन के रोजगार को लेकर, उनको कंपनसेंट को लेकर, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं जो हार्बर हैं, मतलब तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में, कि आप इन सब समस्याओं को दूर करो। उनने बोला है कि हमको इन समस्याओं का क्या करो, समाधान करो, तभी आगे प्रोजेक्ट बढ़ेगा। तो अडानी जो ग्रुप है वो उनने बोला है ठीक है, हम इस समस्याओं पे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ये आप इसकी लोकेशन ध्यान रखना, इसको देख सकते हो, ऊपर क्या है, तिरुवनंतपुरम है, ये लक्षद्वीप है। ठीक, ये अटलांटिक है, इधर तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलिया है, इधर तुम्हारा हांगकांग है। तो ये मतलब कि जो रिलेटिवली लोकेशन है आप उनको जरूर देखना, क्योंकि रिलेटिवली जो हमारे लिए जो रिलेटिव लोकेशन होती है वहीं से क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको एक बार देख लेना पॉज करके। आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, गुड।